हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट की जो तैयारी है, वो 25 दिन लगातार यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है, उसको मैं आपको सॉर्ट आउट कराऊँगा, उनको सॉल्व कराऊँगा, उनका एक्सप्लेनेशन साथ में करवाऊँगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ में कल हमने जो स आपका एक सीडीपी का अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहले सीडीपी को कंप्लीट कराएँगे, इसके बाद आपका मैथ हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, ऐसे ही लगातार सब चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट यहाँ पे हो जाएँगी। तो जो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये सीटेट का जो 2012 में पेपर हुआ था और 2 जैसे क्या होता है कि सीटेट हमेशा 1 साल में 2 पेपर करवाती है, ठीक है? तो एक आपका स्टार्टिंग में हो जाता है, एक ईयर के लास्ट में हो जाता है। तो 2012 का जो जनवरी में पेपर हुआ था, वो मैं आपका डिस्कस करवा चुका हूँ। सीडीपी उसका डिस्कस करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। ये क्लास फिनिश होने के बाद वहाँ पे जाइएगा और आप लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आज जो हम लोग क्लास करवाने वाले हैं, यहाँ पे 18 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसकी आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? समझ में आ गया? तो सभी साथी ध्यान से क्लास को समझेंगे, क्लास को समझने के बाद में आप लोग जो साथी अभी तक चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आप लोग एक सीट अपनी पक्की करना चाह रहे हैं और सीटेट इस बार आपको लग रहा है कि नहीं इस बार मुझे सीटेट ज़रूर क्वालीफाई करना है, तो आप लोग इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ आप लोगों को जो आपका 1-2 नंबर आपका रह जाता है, तो वो कारण मैं आपको बताऊँगा कि क्यों किन कारणों से आपका 1-2 नंबर से हमेशा क्वेश्चन आपका सीटेड रह जाता है, ठीक है? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं 18 नवंबर 2012 का जो पेपर हुआ था, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सभी साथी जितने साथी क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए साथियों को भी यहाँ पे जोड़िएगा, ठीक है? तो एक-एक साथी को हम लोग यहाँ पे डिटेल से सभी साथी यहाँ पे समझेंगे। ज़्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सभी साथी समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करना है यहाँ पे। अब देखो ज़रा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बात क्या हो रही है, किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करना है। क्या पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे सभी साथी। तो आज हम लोग सीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो पेपर आपका है, ये नवंबर 2012 में पेपर हुआ था, उसकी हम लोग आज यहाँ पे सीडीपी उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। मतलब बच्चों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं उनके द्वारा कौन सा कथन यहाँ पे है जो संबंधित है। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी साथियों को ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी विद्या बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था में असफल है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के थकाने वाला होगा ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वयं बच्चों को द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसके लिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अब देखो समझो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है और आप लोगों को करना क्या, जो सीटेट का क्वालिफाई करने का नेचर होता है वो कितने आसान तरीके से आप लोग अभी आपको समझ में आएगा। मैं एक एक ऑप्शन बताऊंगा कि वो ऑप्शन क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है? देखो आप सबसे पहले नंबर पे बताइए, अगर कोई बच्चा आपसे सीखने के लिए आ रहा है तो क्या आप, ठीक है ना? तो आप लोग को ये बताइए, अगर कोई बच्चा आप लोगों से सीखने के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसके सहारे उसको छोड़ दोगे? क्या आप उसकी गलतियों को नहीं बताओगे? बताओगे, ज़ाहिर-सी बात बताओगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल बच्चे के खिलाफ जा रहा है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा सी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक को ये थकाने वाला होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। टीचर का काम ही उनको काम को करना, तो थकने वाले उनकी बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी इसका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। भैया बच्चा आप ये बताइए, कोई बच्चा है विद्यालय किस लिए जा रहा है, इसीलिए जा रहा है कि वो गलतियों को कम कर सके। मान लो आप यहाँ पे मेरी क्लास को ले रहे हो, तो इसलिए तो आप क्लास को ले रहे हो, मेरे से इसलिए पढ़ रहे हो ताकि जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको आप गलतियां ना करो, यही तो कॉन्सेप्ट होगा। तो डी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा आपका, क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ए ऑप्शन क्यों हो, जरा समझो। कह रहा यदि एक कक्षा कक्ष में सभी
बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही है, असफल रही है। भाई जैसे मान लो कोई आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है और आप मैथ के एक्सपर्ट भी हो और पूछा और आपने उसकी समस्या को समाधान नहीं किया, तो मतलब जो आप कैसे हैं, या तो आपने नकल से करके आप टीचर बन गए हो, भाई क्या हुआ कि इस पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई, फेल हो गई, या तो आपने घूस दे के वहाँ पे आप टीचर बन गए हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिलहाल अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक मैं आपको एग्जाम्पल तरीके से ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ में आया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कौन से क्वेश्चन की, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कौन से, सेकंड नंबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्या बोला, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। अब देखो बच्चा कौन सी क्लास का है, नर्सरी क्लास का है। नर्सरी क्लास में आप बताइए कौन सी विषय वस्तु सबसे अपनानी चाहिए। ध्यान सभी साथी समझेंगे। जो साथी क्लास को लाइव क्लास को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को उसका आंसर आ रहा है तो आप लोग, जैसे हो गया कि जो भी आप जैसे दूसरा में सॉल्व कराना हो तो टू का ए होगा, बी होगा, इस तरीके से आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। अब बताइए बच्चा कौन सी क्लास की बात, नर्सरी की बात हो रही है। नर्सरी मतलब केजी की बात, किंडरगार्टन की बात हो रही है। तो ये बताइए सबसे अच्छा उसके लिए क्या होगा, मेरा विद्यालय नहीं होगा। मेरा विद्यालय भाई पहले सबसे पहले नंबर पे उसको कहाँ से सीखने को मिलेगा, मेरा परिवार, मतलब जो भी परिवार में उसके चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, बुआ हैं, यहाँ से उसको क्या मिलेगा, सीखने को सबसे अच्छा ज़्यादा वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, मेरा प्रिय मित्र गलत हो जाएगा ऑप्शन, मेरा पड़ोस ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इसका ऑप्शन बिल्कुल एक ही बन जाएगा, क्या, मेरा परिवार। भाई आप ये समझिए कि बच्चा किस क्लास का, केजी का बच्चा है, उसको उसके परिवार में जो किस तरीके से रिलेशन बनाना, क्या से किससे नमस्ते करना, ये उसको परिवार सिखाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये क्लास आप लोगों की को जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे बात की जा रही है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक, यहाँ बात हो रही बिल्कुल कैसी, सकारात्मक, यानी पॉजिटिव आपको एनवायरनमेंट क्लास में क्या करना है, निर्मित करना है। उसके लिए क्या आपको एक शिक्षक को करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह को बनाने की अनुमति देनी चाहिए। इसके बाद में सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। डी कह रहा है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। पहले नंबर पे डी तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, भाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि अब उसमें से क्या होंगे, आपने जैसे बोल दिया, सपोज मान लो ये आपने सब बोल दिया कि आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे आना है और टीचर का अभिवादन करना है, तो हो सकता है कुछ लोग उसमें से करें कुछ लोग ना करें, तो उससे सकारात्मक चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, आप कह रहा सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, भाई कहानियों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह में बनाने की, समूह तो बिल्कुल भी आप मत बनाने दीजिएगा, अनुमति मत दीजिए। क्यों नहीं दी, देखो बात हो रही प्राथमिक क्लास के कक्षा की बात हो रही है, तो प्राथमिक क्लास में अगर आप समूह बनाने दोगे मतलब ग्रुप बनाने दोगे, तो वहां पे बच्चा क्या होगा कि जैसे मान लो अगर देखा होगा, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, अगर यहाँ पे स्कूल में आपकी जो ड्रेस होती है वो क्यों लागू की, कभी सोचा आपने, इसलिए होती कि कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है, तो इनमें क्या हो एक पूरा एक एक जैसा ही बने, किसी भी प्रकार का कोई भेद ना हो सके, इसीलिए तो बनाया गया। यहाँ पे कह रहा समूह बना लेंगे, अब समूह बना लेंगे तो वो अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब डिवाइड की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आपको करना क्या है, सकारात्मक वातावरण को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है
आप लोगों को सेशन पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके क्लास को बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है? आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और 4 में बात करते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है? सभी साथी ध्यान से समझेंगे। देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा, जरा उसको भी साथ में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझेंगे सभी साथी। देखो, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे सभी साथी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक बच्चा किससे ग्रस्त है। यहाँ पे ड्रेस है, यहाँ पे आपको क्या करना, फिलिंग करना है। वह सा लिखा है और वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, अंतर नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको पूरा देखा जाए, यहाँ पे सा लिखा था, सा को बाज पढ़ रहा है, मतलब आगे का पीछे पढ़ रहा है, पीछे का आगे पढ़ रहा है। समझ में आ गया? मतलब अगर एप्पल लिखा है तो एप्पल को वो ए से स्टार्ट ना करके ई से स्टार्ट करता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर वो अंतर नहीं कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको अक्षर जो ज्ञान है, अक्षर ज्ञान उसको पूरी तरीके से नहीं है। अब जब अक्षर ज्ञान नहीं है तो मतलब क्या है, अक्षर ज्ञान नहीं होंगे तो लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिसलेक्सिया यहाँ पे हो जाएगा। एल से आप लोग लेक्सिया समझेंगे, एल फॉर लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है? लैंग्वेज का उसका ज्ञान ही नहीं है कि सा होगा तो सा पढ़ा जाएगा, भाई डब्ल्यू क्यों पढ़ने लगेंगे? सा को आप सा पढ़ोगे ना कि आप सा को हा पढ़ने लगोगे, मतलब आपको अक्षर ज्ञान नहीं है, ठीक है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? ये मैं एक दिन आप लोगों को अलग से करवा दूंगा, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है। ये बहुत क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, आगे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा क्या गया, जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन, सभी साथी ध्यान समझेंगे यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान के उपागम को समस्या का समाधान है। वो कह रहा है कि विशेष उपागम का विशेष चिन्ह है यहाँ पे। अब बताइएगा, समस्या मौलिक होती है, मौलिक का मतलब क्या होता है कि सभी के पास समस्या होती है। भाई सही, बिल्कुल गलत बात है। भाई क्या बताओ, सभी के पास समस्या का समाधान है? आप मान लो सीटेट पढ़ना चाह रहे हो और एक आप लेबर से पूछो जाके कि क्वेश्चन बता दो, तो क्या है, आप गलत कर रहे हो ना, कि मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सही उत्तर प्राप्त करने की समानता एक उपागम होता है, कोई जरूरी नहीं है। भाई आपने देखो बचपन में क्या पढ़ा, 2+2, ये तो मैथ ये बता दिया कि इसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना? और कोई बता रहा है इसको ऐड किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से चीजों को बता रहा ना। मैथ के मान लो आपने कोई क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करने पड़े, तो कोई शॉर्ट ट्रिक से बताता है, कोई उसको एक्स मान के करता, कोई किसी अलग तरीके से करता है। तो ये तो जरूरी नहीं कि एक ही उपागम होगा। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, समस्या केवल एक सिद्धांत पकड़ पा, ये भी गलत बात है। भाई जरूरी नहीं कि कोई समस्या तो एक ही सिद्धांत पे वो सॉल्व होगी, ठीक है? अब सीटेट कुछ एक ही बार में पास कर जाते हैं, कुछ लोग 4-5 बार में पास कर पाते हैं, ठीक है ना? तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? अगले की हम लोग बात करते हैं डी वाले की। तो डी वाले में क्या कह रहा है कि समस्या समाधान और विशेष चिन्ह है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या कथन संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। कहने का मतलब क्या है, वो अंतर्निहित हमें पता चलने लगता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग 120 नंबर ला सकते हो, लेकिन क्या सभी लोग 120 नंबर ला पाएंगे? वो अंदर से आपको पता होगा कि आपने साल भर कितना पढ़ा है, कितनी आपने तैयारी करी है, तभी उसको आप समस्या को समाधान कर पाओगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग आगे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होती है वो कैसे होते हैं। आप समझो, ऑप्शन पे जाएंगे। देखो, प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है, जो पूरे मतलब सभी चीजों में कैसे हो, मतलब कम से कम 80% काम को कर पा सकते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक यहाँ पे होते हैं, ठीक है? अब देखो, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। भाई आप ये बताइए कैसे गलत हो जाएगा ना, जब तक आप मान लो किसी ट्यूटर से पढ़ाई नहीं करेंगे या किसी से आपने पढ़ाई को नहीं किया है, तो क्या प्रतिभाशाली बन पाओगे? नहीं बन पाओगे, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी यहाँ पे। स्वभाव में अंतर्मुखी होते, अंतर्मुखी का मतलब जो अपने में खोए रहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, न्यूट्रल होते हैं वो, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाई प्रतिभाशाली आपको बनना मतलब चारों तरफ से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी तक आप पहली बार हम ही से पढ़ रहे हो, इससे पहले कहीं आपने किसी और टीचर से पढ़ा होगा, ऑफलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
अगला क्या कह रहा है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत बात हो गया। भाई प्रतिभाशाली है, मान लो आप सपोज प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पहुंच गए। अब प्राइमरी में अगर पढ़ाने पहुंच गए हो तो इसका मतलब आप प्रतिभाशाली हो, तभी तो वहां तक पहुंचे हो। लेकिन वहां पे पहुंचने के साथ साथ में आपकी कोई एक फील्ड होगी, उसी को आप क्या कर पाओगे, उसी फील्ड में आप अच्छा कर पाओगे। हर काम तो आप नहीं कर सकते हो ना वहां पे, तो इसी तरीके दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है ये। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आप 120 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये मुझे पता कि मैं कर सकता हूं। आपको पता कि आप 90 नंबर ला सकते हैं, आप 100 नंबर ला सकते हो ना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, देखो समझेंगे जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत के बारे में बताइए। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हो, और थिंकिंग के सूचनाओं को प्रक्रमण को बताना, आपको स्टेप क्या होंगे यहाँ पे। मतलब आप किसी चीज को सोच रहे हो, सोचने के साथ साथ क्या उसके स्टेप होंगे उसको समझना। देखो सभी साथी ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों की जितने भी साथी क्लास को लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे सर इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ईबीएस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी आपको सब्जेक्ट प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्लास ओवर होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि चिंतन के सूचना प्रक्रम। मान लो सपोज दैट आपने क्या किया, आप इससे पहले मान लो कि आपने दो से एक बार आपने हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीटेट पहली बार दे रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीटेट मतलब पहले दे भी चुके होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे सबसे पहले नंबर पे जो आपने पेपर दिए हुए हैं उनके बारे में सोचोगे कि हमारा 2019 में जब मैंने पेपर दिया था तो हमारे 88 नंबर आए थे, मुझे 2 नंबर की जरूरत है। मतलब आपने क्या किया, पूर्व ज्ञान को जोड़ा। समझ में आया, सबसे पहले आपने क्या किया, पूर्व ज्ञान को जोड़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने पूर्व ज्ञान को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पे घा नंबर सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। अच्छा आगे बात देखो समझते। अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, श्रेणीकरण होगा। मतलब एक सीरीज बनाओगे। आप क्या देखोगे कि भाई मुझे पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बुद्धि में प्रॉब्लम हुई, तो एक आप लिस्ट बना लोगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले सेकंड नंबर पे सीरीज बनाओगे, श्रेणी कर करोगे उसका, ठीक है। इसके बाद में चयन करोगे, ये तो हमने बना लिए, इतना मैं कर सकता हूं। अब उसको क्या करोगे, प्रतिक्रिया चयन करोगे। चयन का मतलब क्या होगा, सिलेक्ट करोगे कि मुझे बुद्धि को पहले पढ़ना है, इसके बाद में मुझे पर्सनालिटी को बाद में पढ़ना है, मुझे समाजीकरण को बाद में पढ़ना, ये क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। और लास्ट वाला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, फिर उसको क्या करोगे, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसको उसको उसमें क्या करोगे, ढालोगे, उनको चीजों को तैयार करोगे, क्रियान्वयन करोगे, क्रिया से उन चीजों को करना, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, आप स्टेप लोगे कि मुझे इतने दिन की 120 दिन का टारगेट बनाना है, मुझे 25 डेज का टारगेट बना, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो घा देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। घा की अगर हम बात करें तो घा आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसको जरा समझ लेंगे यहाँ पे सभी साथी। घा केवल एक ही में दिख रहा है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाई सबसे पहले नंबर पे आप किसी चीज को सोचोगे, काम करने के लिए सोचोगे, तो क्या सोचोगे, जैसे मान लो आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आईएएस से पहले आप क्या सोचोगे, दिमाग में आपके क्या आना चाहिए कि भाई जो आईएएस इससे पहले बन चुके हैं उनका हम इंटरव्यू देखें, उनके बारे में सोचें कि उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया हुआ, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक लिस्टिंग बना लोगे, आप सीरीज से लिस्टिंग बनाओगे और लिस्टिंग उसमें चयन करोगे कि मुझे किन किन लोगों का, किन किन टीचरों से पढ़ना है। इसके बाद क्या करो, उन टीचर से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब क्रिया को आप क्रियान्वयन करोगे, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जो भी साथी बिल्कुल क्लास को लाइव बिल्कुल देख रहे हैं और उनको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी साथी ध्यान समझेंगे, देखो ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात क्या हो रही समझेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सीखने संबंधी निरवताएं समानता होती हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे निरवताओं का मतलब समझ लेते थोड़ा सा क्या है। देखो निरवता मतलब ये समझो कि ये पैतृक होता है,
जैसे क्या होता है कि जो भी आपके गार्जियंस हैं, गार्जियन का आपका हाव-भाव हुआ, बोलने का तरीका हुआ, आपकी लंबाई हुआ, तो निर्गताओं को मतलब समझ के ये चीज़ होती है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, ज़्यादातर ये चीज़ देखी होगी आपने कि जैसे अगर देखा होगा कि कुछ लोगों के क्या साथ क्या होता है कि उनकी लंबाई कम होती है, तो वो उनको लंबाई जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? पैतृक लंबाई मिल रही है, ठीक है ना? तो उन मम्मी-पापा से लंबाई मिल रही है ना उनकी, तो इसी तरीके से नियुक्ता समानता होती है। तो क्या हो जाएगा? औसत श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी क्या कह रहा है? लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। कोई भाई ऐसे कैसे हम चीज़ों को समझ लेते हैं? गलत बात हुआ ना यहाँ पे, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑफ डी ऑप्शन क्या कह रहा है? उन बच्चों में पाई जाती विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सीखने संबंधी आप मान लो, जिस कभी कभार क्या होता है कि मान लो कोई भी गार्जियन है, उसको मैथ अच्छी नहीं आती है, ठीक है, और हो सकता है कि जो उनके जो बच्चे हो रहे हैं उनको भी वो मैथ समझ में ना आए, तो ये जो पैतृक उनको मिला हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाना है, और अगर आप लोग ऐसी चीजें करते रहे तो आप लोगों को खुद से लगेगा कि सीटेट पास करना कितना आसान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। अगला नमा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, सभी साथी ध्यान समझेंगे। मैंने क्या बताया है, डेली आपकी 25 दिन लगातार क्लास होने वाली है। सीडीपी की होगी, ईवीएस की होगी, मैथ की होगी, ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज की भी क्लास होगी। तो आप लोग प्लीज, अभी जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे क्लास अपलोड होगी तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, मोनिका है जो गणित की शिक्षिका है, ठीक है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बतलाने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न को शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति किस प्रकार क्या करती, प्रदर्शित करती है? देखो समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, आप यहाँ पे फीमेल हो, मान लो फीमेल हो, और फीमेल से ही मतलब फीमेल से एक क्वेश्चन आपने किसी से पूछा। मान लो आपकी कोई फ्रेंड्स है, और फ्रेंड से ही आपने क्वेश्चन पूछा, और उसने क्वेश्चन को क्या किया, फ्रेंड पूछती है और कोई उत्तर वो नहीं देती है, तो आप उसको उत्तर आपने नहीं दिया, लेकिन वहीं पे कोई वॉइस खड़ा है, और वहां आपने वॉइस से क्वेश्चन को पूछा। वॉइस से आपने पूछने पे क्या देखा कि उसने भी थोड़ा सा वो सोचने लगा, तो आप उसकी हेल्प करने लगे। आप क्या करने लगे, उसकी हेल्प करने लगे, उसको हिंट देने लगे कि नहीं नहीं ऑप्शन इस तरीके से हो सकता है। तो हो सकता है वो लड़का है जो आंसर आपको दे दे। यहाँ पे क्या चीजें शो क्या कर रही हैं आपकी, आपने सोच यहाँ पे क्या है कि अगर लड़का लड़का फीमेल और फीमेल होगा तो एक दूसरे में ये क्या करेंगी, एक दूसरे में यहाँ पे लिंग की विभिन्नता का यहाँ पे वर्णन करेंगी, ठीक है। और अगर बॉयज और गर्ल्स है तो यहाँ भी अलग अलग चीजों को वहां पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है, समझ में। तो लिंग विविधताओं का यहाँ पे कारण हो जो आपका था एज इट इज सेम क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, क्वेश्चन यहाँ पे बात जो हो जाएगी, यहाँ पे सभी साथी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, समझेंगे सभी साथी यहाँ पे ध्यान से। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो आप लोगों को एक चीज और समझ में आएगी। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब भी फीमेल फीमेल होगा तो वहां पे क्या करेगा, एक दूसरे को वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जब बॉयज होगा और गर्ल्स होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना, आपने चुंबक पढ़ा होगा, तो चुंबक में इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, विभिन्नताओं की बात, रूढ़िबद्धताओं की बात हो रही है। तो आपने ऑप्शन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पहला ऑप्शन आपने क्या देखा, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। इस तथ्य से पूर्णता परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में योग्य नहीं है, ये गलत है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। वो अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी गलत है, ठीक है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जो मोनिका है, मोनिका ने राधा से क्वेश्चन पूछा है
और वो क्या कर रही है, क्वेश्चन नहीं बता पा रही, तो उसके दिमाग में चला कि फीमेल्स लोग जो होते हैं वो उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने किसी बॉयज से क्वेश्चन पूछा, किसी लड़के से क्वेश्चन पूछा, वो अगर नहीं बता पा रहा, थोड़ा सा आपने हिंट दिया और आंसर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। डी बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना नहीं चाह रही है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब हम लोग जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे उन्होंने चेंज कर दिया है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में ध्यान रखता है सिवाय। सिवाय का मतलब कि इसके अलावा सभी करते हैं, वो बताना है कि कौन सा नहीं करता। यहाँ पे ये क्वेश्चन उन्होंने घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। मतलब सिवाय का मतलब नहीं। जैसे मान लो आपसे अगर घर वाले, आपके घर में जो मम्मी पापा होंगे, तो वो क्या बोलेंगे कि सिवाय दिन भर तुम मोबाइल चलाने के अलावा बाकी कुछ काम नहीं करते हो, यही बोला जाता। सिवाय का मतलब कि वो नहीं होता, ठीक है। समझेंगे जरा ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है उसको समझ लेंगे। तो यहाँ क्या करें, विद्यार्थियों की क्षमताएं हो जाएंगी, है ना, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हो जाएंगी, विद्यार्थियों की त्रुटियां हो जाएंगी, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां हो जाएंगी। भाई ये बताइए, सीखने की आकलन होएगा तो वहां पे विद्यार्थियों की क्षमताओं की बात होगी, ये होगा, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों की बात हो, त्रुटियों की बात भी होगी। और विद्यार्थियों अधिगम शैलियां, मतलब जो लोग सीख रहे हैं किस किस तरीके से सीख रहे हैं, तो डी बी ऑफ बी भी ऑप्शन होगा, एक ही नहीं होगा यहाँ पे। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, कहीं भी ऐसा कुछ बात नहीं कही गई है। जैसे आवश्यकताओं के मतलब, अब क्लास में बच्चे ने कहा सर आप क्लासरूम में टीवी लगवा लिए, तो क्या आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि उनको आकलन का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार में गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक में बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है। अब देखो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ 2 जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। एक को क्या है, बहुत अमीर परिवार में भेजा जाता है, दूसरे को बहुत गरीब परिवार में यहाँ पे भेजा जाता है। तो ये पूछ रहा है जो उनका आईक्यू है उसमें डिफरेंट क्या आएगा, इसको जरा समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे सभी साथी। देखो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, ऑप्शन को जरा समझते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात आईक्यू की हो रही है। किसकी बात हो रही है, आईक्यू की बात हो रही है। तो अगर हम आईक्यू की बात करें तो आपको सीधा सा दिमाग में बसा के रखना है कि अगर आईक्यू की बात होगी तो ये मान के चलिए वहां पे सामाजिक आर्थिक स्तर पर कभी भी आईक्यू क्यू प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लो सपोज इट, वो चाहे जितने भी, वो चाहे जो बच्चा होगा उसको चाहे कहीं भी आप भेज दो, अगर वो इंटेलिजेंट है, उसकी आईक्यू ठीक है, तो वो निर्धन परिवार में भी एक अच्छा टॉप कर जाएगा। और अगर वो पैसे वालों के घर में गया तब भी वो टॉप कर जाएगा। तो वो आईक्यू के भी डिपेंड करेगा ना, मतलब उसकी आर्थिक और सामाजिक पे कोई भी कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं भाई दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, गलत बात है ये, ठीक है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, आप लोग सीटेट का बहुत सारा पढ़ लेते हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन आप लोग नहीं करते हो, वो आपको लिए दिक्कत कर जाता है, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल पे यहाँ पे बात हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे माइक्रो स्किल्स की बात हो रही है। माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं, पहले माइक्रो का मतलब समझो क्या होता है। देखो यही पॉइंट आपको छोटे छोटे से वर्डों का मतलब होता है, यही आपको एग्जाम पास कराने में फायदा करेंगे, ठीक है। समझो देखो ध्यान से क्या बोला है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे दौड़ना हो गया, लिखना हो गया, चढ़ना हो गया, फुदकना हो गया। देखो दौड़ना क्यों नहीं होगा, दौड़ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म नहीं है। दौड़ने के लिए तो आप एक लंबी रेस लगाते हो ना, तो ये गलत हो जाएगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, चढ़ोगे। मान लो आप जीने पे चढ़ के आ रहे हो, मतलब आप सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे हो,
तो क्या आप सूक्ष्म कौशल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 300 मीटर कुछ दूरी तो तय की होगी, तो चढ़ना भी गलत हो जाएगा। फुदकना, फुदकने का मतलब होता है कूदना, कूदने का मतलब आप छलांग लगा रहे हो किसी चीज के लिए, तो ये भी सूक्ष्म नहीं होगा। लेकिन लिखना क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैं किसी लिख रहे हो, तो लिखते समय क्या आप चलते हो? क्या आप कहीं गति कौशल नजर आ रही वहां पे? आप एक जगह बैठ गए हो और बैठ के ही क्या कर रहे हो? उसको लिख रहे हो। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे हो जाएगा। बहुत आसान पेपर आया था, बस आप लोगों को करना क्या है, उसकी प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या है। अगला 13वां क्वेश्चन आपके क्या है? वाइगोस्की के सिद्धांत का निरर्थात बताइए। मतलब वाइगोस्की का सिद्धांत था, उसका मेन इफेक्ट क्या था? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये। भाई कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उनको सभी को कार्य दो। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की बच्चों की सहायता न करना, गलत बात है। इसकी कहीं बात ही नहीं वाइगोस्की ने कभी कहा है। बच्चे उन बच्चों की सीमांत सिस्टम में रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम हो। कम की बात कैसे हो जाएगी? तो कैसे सीख लेगा? मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, तो आप कैसे हमसे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना आप लोग। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक समाधान करना। यहाँ पे मतलब सहयोग के द्वारा क्या करना? एक दूसरे के समाधान को समझना और उनको सहयोग के द्वारा उनको करना। जैसे मान लो देखा होगा कई सारे जो सीबीएसई स्कूल होते हैं उन एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। तो क्यों कराई जाती हैं? वो इसीलिए कराई जाती हैं कि एक सहयोग से द्वारा आप लोग उन चीजों को समझ पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आने वाला, जरा उसको समझ लेंगे सभी साथी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किशोर का अनुभव कर सकते हैं आप। किशोर का अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से? किशोर का मतलब क्या हुआ? बालक है और वो अनुभव कर रहा है। अनुभव का मतलब क्या है? अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। तो क्या करेगा? दुष्टता और स्वयं से सरोकार करेगा, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव करेगा, आत्मसिद्धि का भाव करेगा, जीवन के बारे में प्रतिबद्ध का भाव करेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऐसा बच्चा कभी नहीं, आत्मसिद्धि का भाव कभी नहीं करेगा कि हम ये कर देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएंगे। किशोर की बात हो रही है यहाँ पे, वृद्ध की बात नहीं हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, बचपन में किए गए अपराधों का प्रति डर, बिल्कुल डर नहीं होता है उससे। ठीक है, जिसको चाहो उसको मार देता है, जिसको चाहो उसको वो गाली देने लगता है। तो बचपन की बात होती है ना, तो डर का तो बिल्कुल अभाव होता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता स्वयं से सरोकार करना। स्वयं सरोकार मतलब वो अपने बारे में चीज़ों को सोचता है। बच्चा जो होता है, हमें क्या खाने में, अगर वो ब्रेड खाने का मन है तो ब्रेड खाएगा। ठीक है, अगर उसको दूध नहीं पीना तो दूध नहीं पिएगा, या अगर उसने दवाई नहीं खानी तो नहीं खाएगा। वो स्वयं से सरोकार करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 14 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है? शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं, अब देखो शारीरिक रूप से सक्षम बात होती है यहाँ पे, डिस्ग्राफिया हो जाएगा आंसर इसका। इसका क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया की बात करें, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने में समस्या आती, गणितीय संबंधी समस्या आती है, वो डिस्कैल्कुलिया होता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से करते हैं ताकि आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो सके यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको भी सभी साथी क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे 16वें नंबर क्वेश्चन हो रहा है। तो अब जरा समझेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंशिक पुनर्वलन का मतलब बताइए। अब देखो आंशिक पुनर्वलन होता क्या है? जैसे मान लो सपोज दैट आप क्या कर रहे हो कि आप मार्केट में गए टहलने के लिए, और वहां आपके सर मिल जाते हैं। सर मिल जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और तुमने स्कूल में टॉप किया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको इतना अच्छा लगेगा कि सुन के वो घर में बताएगा, जाकर 4 लोगों को और बताएगा कि मेरे सर मिले थे, सर ने मुझे इतना अच्छा बताया कि मैंने स्कूल में टॉप कर लिया है। तो वो क्या क्या पहले से डिसाइड था? मतलब पहले से चीजें डिसाइड नहीं थी वो। तो आंशिक पुनर्वन समझ में आ गया। अच्छा, बात हो रही सतत पुनर्वन। सतत पुनर्वन का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूटी चलता रहता है, लगातार जो चलता रहता है उसको। जैसे मान लो डेली डेली, जैसे मान लो आप सुबह उठ रहे हो, सो के उठ रहे हो, और सुबह उठ के डेली तुम्हारी जो मम्मी है या पापा डेली तुमसे कह रहे बेटा बहुत तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हें उलझन होने लगे, अरे पापा का काम है डेली यही बात को बताना। ठीक है ना, ये सभी के साथ में होता है। तो उसमें क्या करोगे, सोचेगा अरे इनका तो काम है डेली सुबह बोलना इनको। लेकिन जो आपको जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ आपको सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सतत प्रवलन की अपेक्षा कम प्रभावित, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुपेक्षित, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे।
पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सतत प्रलोभन अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 16वां आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला समझेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो अगला क्या कह रहा है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यहाँ पे तो ये आप बताइए, यहाँ पे एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को किस तरीके का वहां पे बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव, भाई अनुशासित से क्या मतलब है आप बताइए, अनुशासित से मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक अप्रवृत्ति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा इसको समझेंगे। देखो जब जैसे मान लो होता क्या है कि ये देखा कि जो टीचर एक टीचर, आपके कई सारे टीचर होते हैं, वहाँ पे मैथ का भी टीचर है, गणित का भी टीचर है और साइंस का भी टीचर है। तो अगर सोचो मैथ में बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, ठीक है ना, तो दूसरा जो इंग्लिश का टीचर होगा वो सोचेगा भाई मैथ लोगों को ज़्यादा समझ में आती है, इंग्लिश समझ में कम आती है, हम ऐसा क्या करें जो कम समय में लोगों को इंग्लिश अच्छी सिखा सके। तो उन दोनों में टीचरों में क्या हुई, प्रतिस्पर्धा हो रही है ना दोनों आपस में कि यार हमारे बच्चे जो है पास नहीं हो पा रहे हैं इंग्लिश में और मैथ के बच्चे बहुत आसानी से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा यहाँ पे हो रही है। सशक्त इसी तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ये तो गलत हो जाएगा। स्मृति का बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित अंतःविषयी अनुदेशन की, मतलब इंटरनल की बात हो रही है, अनुदेश सर्वस्वोत लाभ क्या हो जाएगा। यहाँ पे सब केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो समझो। यहाँ पे कह रहा पाठ योजना बनाने गतिविधियों शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान बहु संदर्भों का अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या संबोधित करना, शिक्षकों से अनुभूत होने की कम संभावना करना यहाँ पे। ठीक है, और अगला क्या दे रहा है, डी दे रहा है आपका, किसकी बात कर रही, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों को प्रतिनापसंदी करना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, करे अंता विषय निर्देशन बताना है। तो अंता के लिए आप लोग यही तो बताओगे, विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के लिए यहाँ पे अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, जरा सभी साथी ध्यान समझेंगे। क्या करा, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते उनके पास क्या होगा। देखो जैसे मान लो आपके पास पूरा ज्ञान है, सब कुछ आपको आता है, हर चीज आता है आपको, सीटेट भी आप क्वालिफाई किए हो, एमएड भी आप क्वालिफाई किए हो, आप सब कुछ जितने भी एग्जाम सब क्वालिफाई किए होंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या कि आप निष्पादन उपागम जो होता है उस अभिविन्यास को क्या आप पास किए हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट। निष्पादन का मतलब आप चीजों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से चीजों को करते हो। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला समझेंगे, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, गलत हो जाएगा। कार्य परिहार गलत, सब गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला समझते हैं यहाँ पे। अगला क्या हो रहा है जरा समझेंगे यहाँ पे। अगला कह रहा है शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में सभी को करते हुए समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या बना सकता है यहाँ पे, समझो। यहाँ पे देखो आप ये समझो, यहाँ पे शिक्षक के अलावा मतलब शिक्षक को नहीं बनाएगा, लेकिन बाकी जो शिक्षक के अलावा का मतलब क्या हुआ, बाकी लोगों को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो क्या बनाएगा, सृजनात्मक चिंतन के असीमित अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं हो रहा ना यहाँ पे। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो परिपूर्णता अपेक्षा करने से उसके अलावा भी मजेदार बना सकता है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे हो रही है। क्यों सही बात करी जरा समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो आपने हाई स्कूल और इंटर में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, वहाँ पे स्वयं करने की वहाँ पे बताया जाता है कि आप लोग, एक टीचर क्या करेगा, आपको बता देगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना, आपको ये केमिकल मिलाना है, ये केमिकल मिलाना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि केमिकल मिलाने के साथ साथ आप एक बार गलती करोगे दोबारा से सीख जाओगे। तो यहाँ पे इसी की बात, समस्या को समाधान करने के लिए जब तक वो स्वयं कोशिश करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो कभी भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला समझेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो। तो ये आप लोग रट लेंगे, क्या हो जाएगा इसका, स्वनिम होती है सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत
निम्नलिखित में निर्धारित है सिवाय। अब सिवाय की बात आ गया, मतलब वो गलत वाला आपसे पूछ रहा है, तो गलत की बात यहाँ पे होगी, समझेंगे जरा यहाँ पे। यहाँ पे बात और विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग तरीके से हम लोगों को सिखा सकते हैं। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, जो किसी के पास डिजिटल बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड से सिखा रहे हैं, किसी के पास प्रोजेक्टर लगा उनसे सिखा रहे हैं, कोई लाइव दिखा रहा है, ठीक है, पत्तियों को लेकर पत्तियों को दिखा रहा है कि देखो ये आपका लाइव पेड़ होता है, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं होती है। भाई क्यों नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही बात है। गलत बात आपको बताना है, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है ये। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी और सिवाय हमसे पूछा है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आज हम लोग करीब लास्ट अंतिम की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर कमेंट नहीं करा है, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों की क्लास ये बनाई जाती है जिससे कि आप लोग सीटेट को पास कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, ठीक है। समझेंगे जरा ध्यान से। मतलब जैसे मान लो आपको सीटेट पास करना है, तो वो आपकी कौन सी ऐसी अभिप्रेरणा जो आपको प्रेरित करेगी, नहीं आपको सीटेट करना है, सीटेट करना है, सीटेट करना है, सीटेट निकालना है आपको है, ठीक है। असफलता से बचने के लिए प्रेरणा, बिल्कुल गलत बात है भाई। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने के लिए, गलत बात है यहाँ पे। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये हो सकता है यहाँ पे। मतलब जब आप क्या करोगे, सीटेट पास कर जाओगे, तो आपको एक अंदर से एक फील आएगा कि भाई मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, मैं टीचर बनने के लायक हूँ, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य कारक का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करने वाले कौन से क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे 24 नंबर की बात करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है यहाँ पे। तो आप ये समझ के चलिए, ये कैसा होता है, हमेशा उच्च होता है। कैसा उच्च का मतलब हाई होता है। बुद्धि लब्धांक सामान्य बच्चों से कैसा होता है, हमेशा कैसा उच्च होता है। जैसे मान लो सपोज दैट एक बच्चा वो है जो क्लास में केवल एक क्वेश्चन कर पा रहा है, और एक बच्चा है जो 10 में से 8 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धांक हमेशा अधिक होगी ना, तो हमेशा कैसी होगी, अधिक होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जरा। क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, 16 वर्षीय बच्चा है, बुद्धि लब्धि को क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट IQ हो जाएगा, ठीक है। 75 अंक प्राप्त करता, उसकी मानसिक आयु बताना है आपके। तो यहाँ देखो आप लोगों को कुछ करने ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग एक तरीका अपना सकते हो कि आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए। ये फार्मूला जो है आप लोगों को अगर याद करो जाएगा तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद हो जाएगा। IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी हो जाएगा, और आपकी करंट मेंटल एज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करंट एज हो जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, दोनों को आप लोग डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, IQ की अगर हम बात करें तो IQ बराबर क्या हो जाएगा, मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल कितना हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पे बताएंगे। मेंटल तो आपको मानसिक आयु निकालना है, तो मान लीजिए x हमें निकालना है, और आपकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसकी हम बात करें तो ये 16 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आएगा, जब 100 करोगे तो IQ आपका दे रखा है कितना, 75 दे रखा है, तो 75 बराबर कितना हो जाएगा, x/16 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, सभी साथी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे को सॉल्व नहीं कराएं। और अगर इसकी आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, क्लास को देखिएगा, PDF डाउनलोड करके आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला समझते हैं आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझेंगे जरा। तो देखो सीधा सा है, विद्यार्थियों में क्या समावेशन होना चाहिए। भाई समावेशन है, समावेशन 3 में दे रखा है, और अभिभावकों में कोई मतलब नहीं ना, अभिभावक से क्या मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थियों बहिष्करण नहीं होगा, तो ये गलत है। अन्य की बात क्यों होगा, अन्य की विद्यार्थियों में बात होगी ना। भाई आप पोर्टफोलियो के आधार पे आप सीधा सा ऑप्शन बी आ जाएगा, समावेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है। 26 हो जाएगा। आप 27 नंबर की बात करते हैं।
27 नंबर, सफल समावेशन का निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। तो सफल के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सफल समावेशन का क्या मतलब हो जाएगा, पृथक्करण यहाँ पे आंसर हो जाएगा। संवेदनशील बनाना गलत बात है, यहाँ पे अभिभावक भागीदारी गलत बात है, तो एक चीज यहाँ पे हो जाएगी क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी साथी क्लास को लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करते चलिएगा, जिससे कि क्या हो सके, और नए साथियों को जोड़िएगा क्लास में जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या अच्छा है यहाँ पे, तो समझेंगे। देखो सभी साथियों को अगर इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में आता है तो आप लोगों को करना क्या है, लिंग जो भेदभाव होता है, जैसे मेल और फीमेल में जो भेदभाव है, इससे बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ठीक है, तो शिक्षकों के द्वारा लिंग पक्षपात व्यवहारों को अधिसंज्ञान लेना चाहिए, मतलब लोगों को उनके बारे में जानकारी बताना चाहिए कि भाई भेद, लिंग का भेद जो है ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो यही ये ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पुरुष महिलाओं यहाँ पे भर्ती कम करना, ये कोई मतलब नहीं बनता, भेदभाव को दूर करने के नियम गलत हो जाएगा। संगीत में तो एक ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी साथियों को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करते चलिए। थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा क्लास ना हो, आपकी ज्यादा टाइम आपकी क्लास ना बने यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। करा कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन स्तर बढ़ाने के औचित्य का स्थापन किस आधार पर किया सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बी, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कौन, यहाँ पे बात हो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन, जैसे मान लो आप जब सह शिक्षा दी जाती है, सह शैक्षणिक की जाती है, तो वहाँ पे व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो संतुष्टि वहाँ पे प्रदान करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं केजी एलकेजी के होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं तब भी वो करते हैं कि वो क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे का लंच जो होता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, आपस में चीजों को करते हैं। तो ये क्यों सिखाया जाता है, ताकि उनमें व्यक्ति भिन्नता की वहाँ पे पूरी तरीके से संतुष्ट हो सके वो। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्लास को आप लोग बताते भी चलिएगा क्लास को आप लोग कैसी लग रही है यहाँ पे। को लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है, सभी साथी समझेंगे। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले नंबर, विद्यालय में नियमित वंचित बच्चों के लिए, यहाँ पे वंचित बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त, आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने अनुमति न देने का कानून, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन बच्चों को घरों से लेकर आए, कोई मतलब नहीं बनता है पे। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। जैसे देखा होगा आपने क्या नाम, कस्तूरबा वाले हैं स्कूल, तो आवासीय विद्यालय, आवासीय का मतलब ये होता है कि जहाँ पे स्कूल होगा वहीं पे आपको रहने को भी मिलेगा, उनको बोलते हैं आवासीय विद्यालय। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आती है, पूरी की पूरी समझ में आई है, तो आप लोग प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्या चीज आपने सीखा है, क्या चीजों को आपने नहीं सीखा। ठीक है, समझ में आ गया, तो फिर ठीक है सभी साथियों से कि आप लोगों को चीज समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो लाइक करना आप लोगों को बनता है। और ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को जरूर एक दिन आप लोग अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।